नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। धीरेन्द्र पुंडीर जी हमारे साथ हैं और धीरेन्द्र पुंडीर जी से हम आज कुछ विशेष बात करेंगे। कुछ जो है वो अन्याय हो रहा है काफ़ी, और उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, धीरेन्द्र जी की न्यूज़ पॉइंट को भी कर लें और वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दें। धीरेन्द्र जी, मेरा दिल जो है वो बैठा जा रहा है। आज मैंने देखा कि रेड रोड पर योगाभ्यास हो रहा। योग दिवस में योगाभ्यास रेड रोड पर हो रहा है, उसी रेड रोड पर जहां की ईद की नमाज नहीं होने दी गई। तो बताइए कि हमारे भाईजान लोग जो हैं उनके दिल पर कितना खंजर चल रहा होगा इस समय। सर, आपने बिल्कुल वही जी हमारे संविधान निर्माताओं को कितना कष्ट हो रहा होगा। मुझे लगता है मैं पहले दर्शकों को जयपुर डायलॉग के सावधान कर दूं कि वो इस कष्ट में जो है आनंदित ना हो, क्योंकि करवट करवट जन्नत बख्शे अल्लाह उनको बनाने वालों को। वो आज जो है पूरा का पूरा जो रेड रोड का था वहां खुद ही पहुंच गए वो लोग। उन्होंने कहा कि साहब नमाज नहीं पढ़ सकते लेकिन रोड पे हम योग तो कर सकते हैं, बाद में उसकी एडिट करा लेंगे और चेक कर लेगा जुबेर भाई, फैक्ट चेक कर लेगा, उसमें क्या है। तो उन लोगों ने आज अलग अलग जगह पर, मैं हैरान इतने पर नहीं था जो मुझे मैं सोच रहा था कि कल, आपको मालूम है कल जब इतने सालों बाद बंगाल दिवस मनाया गया तो कांग्रेस ने अलग अलग जगह पर विरोध प्रदर्शन किए। उनके पास आदमी तो थे नहीं, आप ये सोचिए, उन्होंने झंडे लगा के प्रदर्शन किए। बंगाल में हालत ये हो रही है कि जो इस पर जो लोग कहते हैं ना कि खुदा जो है तकब्बुर करने वालों से बड़ा होता है, कल इसी बात पे तकब्बुर कर रहे थे वो लोग कि हमारे पास गंगा जमनी संस्कृति थी, उसको रेड रोड पे इन्होंने बहा दिया। अब वो जो है अब वो गजब, मतलब मेरी समझ अब कोलकाता में गंगा है, कालिका माता का शहर है, इसी से कालिका माता के नाम से उसका नाम कोलकाता पड़ा है। हाँ, तो ये कहना चाहते हैं कि नहीं साहब, ये तो अंग्रेजों ने इसका नाम कोलकाता रखा है या ख्यालकता, जो भी कहना चाहिए। अभी तो आपको आप सर, तो सोता नाता गए हैं। हाँ ये तो मैं तो सोता नटी और कालीकटा, गोविंदपुर सभी देखा है, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मुझे याद आ रही थी कि ये जो लोग तमाम वहां बैठे हुए थे, जो तमाम इतने दिन से उनको उम्मीद थी, जानते हैं सर, जो एक प्रोजेक्ट था ना कि लड़के लिया, वो हंस के लिया हिंदुस्तान, लड़के लेंगे वो पाकिस्तान, हंस लड़के लेंगे हिंदुस्तान। तो वो जो लड़ाई सोच रहे थे वो सिर्फ ये सोच रहे थे कि हम लोग बांग्लादेश में 4 तीतक मारे, 3 कबूतर मारे और ये कलकत्ता जो है हमारी नींद में आ जाएगा। आप ये सोचिए, जावेद भाई कहां चले गए, आप बताओ जावेद भाई। जावेद अहमद खान की बात तो नहीं कर रहे हैं? हाँ, वही एक जावेद भाई वो थे, एक फिराद भाई थे। दोनों ने अपने घर के अंदर से योग किया और फोटो भिजवा दिए उसको, क्या नाम, शुभेंदु दा को। कहले साहब हमने कर लिया, हम रेड रोड पे नहीं पाए गए, कोई बात नहीं, लेकिन हमने कर लिया, हम योग के पक्ष में है। एक मतलब आप पीएससी कमेंट, जावेद भाई कस्बा वालों की बात तो नहीं कर रहे? नहीं अपन तो जावेद भाई अपना वो जो तिलजला वाले, तोपसिया वाले, पार्क सर्कल वाले, जिनके बेटे के पास 90 है, एक दो नहीं है, कस्बा। हाँ वो कस्बा वाली है। हाँ, वही मैं कह रहा, 90 है उनके पास, इसीलिए मैं बता रहा था उनकी पुरानी चीजें बता दूं कि 90 बिल्डिंग है। तो उन्होंने तो 90 बार योग करके फोटो 90 भेजे हैं, हर एक फोटो एक बिल्डिंग का है कि भाई माफ करना, ये नहीं होना चाहिए। तो वो है फिराद साहब, तो कल से जब से पीएससी के बने योगी कर रहे हैं। दरअसल बंगाल की कहानी मुझे लगता है कि रेड रोड, आप ये सोचिए सर, 1917 से, शायद 1917, जहां तक मुझे याद है 1917 से इतिहास कहता है। और वो तो ये बुरा हो इन सब का, बीजेपी वालों का, कि इन लोगों ने वक्फ वाई यूजर का जो है उसको सिद्धांत को कर दिया। नहीं तो इस बार वो रेड रोड को वक्फ वाई यूजर में लेने वाले थे, क्योंकि इतने साल से यूज कर रहे हैं, आप क्या बताओ।
मतलब आप बताइए, इससे कोई बढ़िया एग्जाम्पल है क्या? आप देखिए, वक्फ बाय यूजर में तो पूरा हिंदुस्तान शामिल है। हाँ, तो इसीलिए तो वो कहते हैं, इसीलिए तो मदनी ने क्यों कहा, आप मदनी को हल्का लेते हैं क्योंकि आपने देवबंद का इतिहास पढ़ लिया, मैं ज्यादा भारी लेता हूँ क्योंकि मैं देवबंद के पास रहता हूँ। नहीं तो नहीं आप वो ये यार, देवबंद के समझिए, पास, देवबंद आपके जिले में है तो इसलिए आपको थोड़ा सा अलग उनके प्रति सहानुभूति है, मुझे ऐसा लगता है। वो भाईबंदी। कह रहा था कि ये तो हमारा देश है, हिंदू बाहर से आए, याद है ना, क्योंकि बिल्कुल उसको पता कि जमीन चटाई की तरह है और चटाई उन्होंने बिछा ली, तो हम बिल्कुल उसकी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो कहते हैं कि साहब कि हज़रत आदम हिल्ले इस्लाम इस्लाम, हाँ, वो यहीं हज़रत तो आए थे। हज़रत आदम हिल्ले इस्लाम जो थे वो यहीं आए थे। जब उनसे डिटेल में पूछो कहाँ है भाई, क्या लिखा है, मैंने काफ़ी ढूँढा उसको, वही हज़रत आदम हिल्ले इस्लाम तो हज़रत आदम हिल्ले इस्लाम जो है वो लोग श्रीलंका में आए थे कहीं साहब। हाँ हाँ, श्रीलंका की कहानी बताते हैं वो। और क्योंकि ये श्रीलंका भी जो था ये पूरे बड़े सगीर का एक हिस्सा था, तो इसलिए उसको वहीं माना जाएगा। तो मगर भाई कुरान दिखाओ, कहीं हदीस दिखाओ कोई, तो सब तो पता चला कहीं कुरान में नहीं, कहीं किसी हदीस में नहीं है। एक कोई इनके एक कोई तबसरा है, कोई बड़ी तफसीर है, किसकी तफसीर है वो, बड़ी तफसीर मानी जाती है, उस तफसीर में कहीं लिखा हुआ ऐसा कुछ कुछ। इब्ने कसीर की तो नहीं, इब्ने हाँ, इब्न कसीर। कसीर की, इब्न कसीर की तफसीर नहीं। इब्न कसीर की तफसीर में कहीं कहीं ये आया हुआ है। तब वो इस इब्न कसीर की तफसीर को लेके हमारे मदनी साहब जो हैं, खास तौर से चाचा जी, वो लेके उसको घूमते रहते हैं। उनकी दुम पे पैर रख दिया जाए ठीक से, तो उसको भूल जाएंगे। वैसे ये लगता है कि आज तक ये तबलीगी जमात वालों को सऊदी अरब ने बैन कर दिया, आप लोग बैन नहीं कर पा रहे हैं मुजफ्फरनगर में। 27 देशों ने बैन किया हुआ, मुस्लिम्स देशों ने। मुस्लिम्स देश जानते हैं, दरअसल ये देश अशोक मित्रा का काटा हुआ है। चूंकि हम बंगाल पे बात कर रहे हैं, इसीलिए मुझे अशोक मित्रा जैसे लोग, जिनको इंदिरा गांधी ने अपने आर्थिक उसका सलाहकार बनाया हुआ था, जो इस देश में बंगाल का, जो लोग कहते हैं ना बंगाल का भट्टा कैसे बैठ गया, वो अशोक मित्रा जैसे लोगों ने बैठाया। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा था, बंगला में उसकी मतलब आत्मकथा थी, जहां तक मुझे उसका नाम, आत्मकथा का नाम मैं आपको बता सकता हूं। मैं तो हैरान था कि वो, उसने कहा, ये कामरेड आपिला चापिला, पेज नंबर 54 से 58 के बीच में है। मैं बता दूं, रेड रोड के लिए ही बता रहे, हम लोग कहीं बाहर नहीं जा रहे दर्शकों, रेड रोड के इर्द गिर्द ही मैं और सर घूम रहे हैं। चूंकि जो इमाम जो है, जो जमात उलेमा हिंद है, वो बांग्लादेश, वो बंगाल में बहुत अपने आप को ताकतवर मानती रही है, इसलिए हम उसका जिक्र कर रहे हैं। तो इसने पहला उदाहरण दिया था, हमने अवश्य ही मंत्रियों को कहा था कि हम पाकिस्तान के विश्वसनीय नागरिक बनेंगे, सभी संप्रदायों के लोग मिलजुल कर नया देश गठन करेंगे, ये अशोक मित्र ने कहा। उसके बाद कहा, स्पष्ट याद है 1948 साल के उसी फरवरी महीने की ठंडी ठंडी सुबह, धोती पहने मैं, हाथ में विशाल पाकिस्तानी झंडा, सियालदा स्टेशन पर प्रचंड अहंकार के साथ उतरा था। ओहो, सियालदा आ रहे थे मतलब कहीं वो ढाका वाका से ही चले थे क्या? जी, वहीं से तो भाग के आए हुए थे ये सब। ये इस देश को नरक बनाने वाले ढाका से इस पार भाग के आए थे, और इनको ज्योति बसु ने अपना राइट हैंड बनाया। इन्होंने पूरे बंगाल की वो आर्थिक नीति तैयार की कि 6000 कंपनियां तो अभी भाग गई, बिरला को बाहर निकाला, तमाम लोगों को, जो भी मतलब पूरी दुनिया में बंगाल के निकले हुए मारवाड़ी बिजनेसमैन की एक धाक हुआ करती थी। ये इसी अशोक मित्रा की देन है, जिसको रेड रोड पर जब नमाजी नमाज पढ़ लेते होंगे, मुझे लगता है ये एक अनिवार्य कर्तव्य हुआ करता होगा कांग्रेसियों का और वामपंथियों का, कि उस सड़क को, चूंकि वहां पाक पैर पड़े हैं, जीभ से साफ करना चाहिए। मुझे लगता है हाथों से साफ करने से नुकसान होता है, जन्नत नहीं मिलेगी, वो जीभ से साफ करते होंगे। अब आज आप सोचिए वहां आपने कैसे कैसे लोग बिठाए हैं। तो इसीलिए दिक्कत की बात तो है। आज तो मुझे लगता है तमाम बंगाल में, कल रात का शो आपने, दर्शकों ने, सबने देखा होगा सर, क्या अद्भुत शो था। मतलब बंगाल पे बात की जा रही थी तमाम चीजों पर। हालांकि मैं एक बात से उसमें सहमत नहीं था, भाई वो उनका बांग्लादेशियों का मामला होता तो हम मान लेते, चूंकि हमको भी खड़ा होना पड़ता है। तो वो
नजरुल इस्लाम को वहां जरूर जो है इसको लेकर आज भी मतलब चाहे वो कोई सी भी सरकार हो, उनकी भ्रांतियां नहीं टूटती। मुझे मालूम नहीं आपको मालूम है या नहीं, मुझे वहां के एक आईएएस ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई। जब मैं नजरुल को गा रहा था कुछ ज्यादा ही, उसने कहा कि कुछ ज्यादा ही ऊंचा उड़ रहे हो, लगता है बंगाल के किसी सेकुलर कीड़े से कटवा के आए हो। मैंने कहा नहीं साहब, मैं तो आज एक साहित्यिक आदमी से मिलके आया बंगाल के, वो तो भद्र लोग के है। तो उन्होंने कहा कि नजरुल इस्लाम की फैमिली में किसी ने किसी मुस्लिम औरत से शादी नहीं की है, वो कन्वर्ट करते हैं सब लव हिंदू जिहादी हैं। औरतों को कन्वर्ट करते हैं। और उसने फिर मुझे एक स्टेंजा सुनाया, पूरी उसकी कविता का ट्रांसलेशन बाकायदा उसने दिखाया, ये बंगला है और ये हिंदी सुन। और उसमें उसने जितना मतलब जितना जो शिकवा आपके दोस्त सुनाते थे इकबाल साहब, उनसे हाँ। हल्का शिकवा नहीं पढ़ा उसने। अच्छा, तो शिकवा हाँ जवाबी उससे, शिकवा उनका भी है। अरे वो गजब है, वो मैं आपको भेजूंगा, मैं भी ढूंढूंगा। मतलब मैं हाँ, इसलिए कह रहा कि कल की घटना, वरना तारकेश्वर जहां से ये घटना, देखिए एक बात तो हमको माननी पड़ेगी सर, कई चीजें हम लोग कहते हैं लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो है, पता नहीं उनको लेकर बहुत सारे लोगों का जो भी व्यार रहा हो, लेकिन मैं एक बात तो मैं मानता हूं, मतलब मैं उनको ये तो नहीं मानता कि साहब मैं बहुत मतलब व्यक्ति पूजा में तो यकीन नहीं मैं करता किसी की भी, बट एक बात तो माननी पड़ेगी कि उस आदमी को इस देश की प्रतीकों की समझ है और अद्भुत समझ है। कल तारकेश्वर से शुरू किया गया, आपको याद होगा हिंदुस्तान में बचाने के लिए जो एक लड़ाई पाकिस्तान में जा ही रहा था, वरना तो इसको पूरे बंगाल को पूरे पाकिस्तान में भेजने की जो पूरी कोशिशें थी, उसका जो विरोध है तारकेश्वर जिस तरह से हुआ, अद्भुत तरीके से कल वहां उन्होंने रैली में जिक्र किया, बहुत सारे लोगों का जिक्र किया जो बंगाल के लोग भूल चुके थे। ये एक अद्भुत बात है। और कल आपने देखा होगा उसी के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या रोल अदा किया था, ये लोगों को पता चला। लोग आज तक इस बात को हैरान रहते हैं, मतलब बहुत सारे जो राष्ट्रवादी जो आइडिया है या जो इसको राष्ट्र को सनातन और सनातन को राष्ट्र में अंतर्निहित करते हैं, उन लोगों को भी ये नहीं मालूम था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या किया था। कल वो सब देखिए याद अब किया। एक बात तो देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब वोट हुआ था पार्टीशन वाला, उसके पहले से आरंभ किया अवश्य था, लेकिन वो ये जो सरकार समर्थन, ये जो बंगाल और पंजाब का जो प्रोविजन था, वो तो आपके इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में डाल दिया था ना माउंटबेटन ने। और वो माउंटबेटन ने उसको तो कांग्रेस ने भी इंसिस्ट किया था कि ये डालिए इसमें, क्योंकि उसके पहले जो सोहरावर्दी जो थे वो समझा आए थे माउंटबेटन को कि भाई ऐसा है कि ये दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ टू नेशंस, इट इज थ्री नेशंस। हाँ वो बेसिकली वो अलग ही वही वाली लाइन पे था वो। तो वो सोहरावर्दी उनको समझा आया था, लेकिन फिर उस पे कांग्रेस को, खासतौर से पटेल जो थे वो उस पे अड़ गए, तो फिर वो बंगाल और पंजाब दोनों का फिर उसमें वो आया। लेकिन ये भी बात सही है कि कांग्रेस वाज नॉट वेरी कीन ऑन बंगाल पार्टीशन। पंजाब पे तो थे वो कीन, लेकिन बंगाल पार्टीशन पे बहुत ज्यादा कीन नहीं थे। और विदाउट कांग्रेस सपोर्ट आप उस जो प्रोविजन था, जो इनेबलिंग प्रोविजन था, उसको एक्टिवेट नहीं कर सकते। फिर भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। और जहां उनको नहीं करना था, जैसे सिलहट का जो रेफरेंडम था या आपका जो NWFP का रेफरेंडम था, उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया नेहरू ने, पूरी तरह से इग्नोर किया। अगर सिलहट का रेफरेंडम ठीक से फाइट किया होता तो उधर थोड़ी जाता। फिर रुक सकता था, सिलहट भी रुक जाता तो बहुत बड़ा हिस्सा उधर का और बॉर्डर सब और सेफ कर। NWFP के लिए, जो NWFP के लिए आपने किया, तो NWFP के लिए बादशाह खां की जो बात थी, उसको आपको सपोर्ट करना चाहिए था। वो तो लास्ट तक लड़ता रहा, उस समय तो सब चुप हो गए, उसमें तो गांधी हाँ, भी चुप हो गए। वो तो आपको पूरा जो है वो लोहिया की किताब जो है उसमें साफ लिखा हुआ है ना। हाँ वो तो खुद अब्दुल गफ्फार खान ने अपनी उसमें किताब में लिखा, मेरे ईयर्स में अपनी किताब है उसकी, मैंने वो पढ़ी, उसकी अपनी उसमें है।
तो ये तो सब हुआ ही है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो वो एक प्रोविजन था कि जो आपके माइनॉरिटी वाले जो मेंबर्स हैं उनका वोट काउंट करेगा। पंजाब में आपको याद है कि वो वोट जो था वो टर्न हुआ केवल और केवल जो वो के क्रिश्चियन मेंबर्स थे उनकी वजह से। और राय बहादुर संघा क्या नाम था उसका जो स्पीकर था पंजाब असेंबली का, उसकी धोखेबाजी की वजह से पंजाब का पार्टीशन तय हुआ। यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इंश्योर किया कि भाई ये जो है पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के टुकड़े किए, हम पाकिस्तान के टुकड़े करेंगे। उन्होंने पाकिस्तान के टुकड़े किए और उसमें से वेस्ट बंगाल निकाला। तो मुझे लगता है पाकिस्तान का एक और टुकड़ा जो है वो ये रंगपुर और चट्टग्राम हमको चाहिए। अब ये कब हमारी तमन्ना पूरी होगी पता नहीं। अभी तो अगर ये लगे रहे तो जल्दी हो जाएगी। मतलब ये का मतलब मैं हिंदुस्तानियों की तरफ से नहीं कह रहा, मैं उन्हीं की तरफ से कह रहा, बांग्लादेशियों की, क्योंकि वो जिस तरह से सड़कों पे उतर के अपना नरक कर रहे हैं, उससे वहां के हिंदू जो कभी मतलब इतने लंबे समय पे उस विरोध को हमने तो कभी नहीं देखा जो सड़कों पे उतर आए हैं। तो ये एक बड़ी लड़ाई तो शुरू हो गई है वहां, इसमें तो कोई शक नहीं कि 4-6 साल का बच्चा भी भगवान राम का मूर्त वो लेके तस्वीर लेके सड़क पर उतर आया और चिल्ला के कह रहा है हर हर महादेव। तो ये बात तो उन्होंने देखी नहीं है। और पूरी दुनिया में अभी मैं देख रहा था बहुत सारी महिलाएं बिल्कुल सड़क पर निकल के पूरी ताकत से कह रही हैं कि तुम हमसे टैक्स लेते हो, तुम्हारी ये और ये देश हमारा है, हम छोड़ेंगे नहीं। मतलब ये बातें अब वहां मैं सुन रहा हूँ बीडी, वो बाकायदा जो रोज उनके जुलूस आ रहे हैं वो सब आ रहे हैं, उसमें उनके बाकायदा ये ताकत आ रही है। तो वो जो अगर वो खड़े हो जाते हैं फिर तो कोई ऐसा थोड़ी है कि ये कोई है हर जगह जीते है। मैं बंगाल वाले लोगों ने तो जो कहानियां सुनाई हैं वो तो अद्भुत है। वो कह रहे कि हम इनसे थोड़े ही डरे भाई, वो और उसका कारण है उनपे बताने का कि हमने 46 में भी वही किया था भाई। पहले इन्होंने अटैक कर दिया डायरेक्ट एक्शन डे, बाद में इनको रोकना पड़ गया, वरना तो यही सफाया हो जाता। अरे तो भाग के गया था वो गांधी के पास इसको। हाँ मैं यही तो कह रहा कि वो तो मुझे उन्होंने कहा कि आप हमको जो ये समझ रहे हो जो हम लोग दिखाते हैं कि बंगाली बहुत डरे हुए थे या वो सब थे, वो तो उन्होंने कहा कि हमको तो डराया गया, जब प्रशासन भी मिल जाएगा सब मिल जाएगा तब कोई भी टकराएगा ना भाई। और हिंदुओं में तो कोई एक दूसरे को सिस्टम रहा नहीं सर। आपने ना तो कभी केरल पे चिंता की, कभी तमिलनाडु पे चिंता की, कहीं भी नहीं की, आंध्रा में नहीं की, जहां कन्वर्जन जगन रेड्डी जैसा आदमी जिसकी परिवार की बहन जीजा सब इसी काम में लगे हुए। तो बंगाल तो इसमें तो एक्सेप्शन मानना चाहिए कि 80 से 85% एक तरफा वोट डाल दिया उन्होंने। अभी और 80-85 बदलाव का नहीं वोट हुआ, अभी तो मुश्किल से 65 हुआ है। लेकिन 65 65 भी वो 65 भी इसलिए है क्योंकि डर का माहौल तो अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। वो तो भाई ये जो इनको मिले हैं 80 आज दोबारा करा लो, ये 8-10 पे भी नहीं सिमट पाएंगे। जो मुस्लिम बाहुल्य वहां से भाग जाएंगे वो लोग सीपीएम बिल्कुल या सही बात है, कांग्रेस। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। इनके हाँ जो 80 सीटें आई हैं ये घट के 10-20 पे भी नहीं आ पाएंगे। हाँ नहीं आ रही, नहीं आएंगी सर इनको तो। आप ये सोचिए ममता बनर्जी कब निकलती है, जब उसको कोर्ट में जाना होता है तब निकलती है। उसका भतीजा कब निकलता है, जब उसको उससे मिलना होता है स्पीकर ऐसे से। नहीं सर, देखिए हॉकर्स को लीड किया था। हाँ फिर वो मैंने तो देखा पता ही था किया, आपने मैंने उसकी। और पता मैं किया साहब कितने हॉकर्स थे। तो मुझे प्रशासन में एक व्यक्ति ने बताया, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति ने, साहब कोई 10-15 थे। अरे मैंने कहा क्या बात कर रहे हो आप, वो तो 600-700 के क्लेम कर रही थी। हाँ नहीं वो बाकी तमाशबीन थे, हॉकर्स तो उसमें से 8-10 ही थे। हॉकर 8-10 थे, बाकी 200 से 300 उनके यूट्यूबर थे और बाकी किसी को इनको आप ये बाकी सोच। बाकी डिम और जूतों वाले थे, हाँ वो सामने ही थे डीजे भाई। वाले। आप वहां से जा रहे उनको तो डीजे नहीं, वालों जब को हम फोटो खींचते हैं तो सर उसमें तो सब आ जाते हैं, जो सड़क पार कर रहे हैं वो भी आ जाते हैं, जो जाम में फंसे हुए वो भी आ जाते हैं, वरना तो उसके पास जाते ना। और कुणाल आजकल घोष क्या था। है कि ममता दीदी या अभिषेक बनर्जी कहीं भी निकलते हैं ना तो फिर सरकार को बहुत बड़ा बंदोबस्त लगाना पड़ता है
डीजे वालों से बचने के लिए। डीजे जानते हैं ना, डिम और जूतो। दर्शकों को वैसे पता होगा, लेकिन बता दूं, डिम का मतलब होता है अंडा। तो वो जो चारों तरफ जो डीजे गैंग चारों तरफ हो गया, वो कुणाल घोष के ऊपर जो निशाना लगाया था जोरदार था। वो तो हाँ, वो गजब था। उसमें 2 पकड़े गए थे, हालांकि उनकी बेल हो गई। तो बेल हो ही जाएगी साहब, अंडा मारने से क्या होता है। अंडा घातक हथियार नहीं है। अंडा तो चूंकि सर के बाल साफ करने के लिए काम आता है, और मेरे कोई मारेगा, मैं कहूंगा मेरे पास बाल ही नहीं है। ये बात है साहब। अच्छा, तो अब जो 20 सांसद थे इनके पास, अब क्लेम हो रही कि 20 नहीं साहब 22 है। तो वो 2 कौन से हैं? कल जो गए थे अभिषेक बनर्जी, उनके साथ लोकसभा के 3 सांसद थे, सौगत रॉय, अच्छा। महुआ मोइत्रा और कल्याण हाँ बनर्जी। हाँ, और एक वो खुद 4 हो गए ना सर। हाँ बिल्कुल, 4 हो गए। हाँ, और 4 बचे कहने के हुए लिए हैं। उनके पास 8 हैं, बचे 4। हाँ, तो 4 वो है। दोनों कीर्ति आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा भी नहीं दिखे मुझे उसमें। हाँ दिखने चाहिए थे। भाई, कीर्ति आजाद और इतनी गालियां दे रहा, रोज इंटरव्यू दे रहा, सब चीजें दे रहा, वो वहां नहीं गया बेचारा। उसके बाद 2 महिलाएं हैं, एक मथुरापुर की प्रतिमा मंडल और एक वो साजिदा बेगम है उलूबेरिया की। ये हाँ, तो बिल्कुल अंतर ध्यान है, वो किसी के संपर्क में ही नहीं है। तो अब दरअसल सर, अभी साजिदा बेगम को लेके और वो प्रतिभा मंडल ने उस समय जरूर कहा था, लेकिन वो सीन से गायब है। और शत्रुघ्न सिन्हा इतना बड़ा खिलाड़ी है कि वो लुढ़कते उड़कते कहाँ गिरेगा किसी को कुछ नहीं पता है। उसको, उसके बारे में लोग कहते हैं कि उसको खुद नहीं पता है। वो तो रोज आंकड़े बनाता है, रोज बैठता है, रात में बैठता है, उसके बाद रात में उसको पता नहीं रहता। जैसे कल्याण बनर्जी रात का आदमी है, शाम के बाद का आदमी है, वो भी रात का आदमी है शत्रुघ्न सिन्हा। तो उसको मालूम है सुबह उठ के किसको खामोश कहना, किसको नहीं कहना, वो अगले दिन तय करता है। वो तो मुझे तो यही लगता है कि वो अलग चीज से वो करेगा। तो अभी तो मुझे लगता है कि वहां बहुत सारी चीजें, मुझे तो लगता है सर, कल्याण बनर्जी भागेगा, कोई रोक नहीं सकता उसको। उसको सिर्फ एक चीज बच रही है कि इतने सारे जो मुकदमे होंगे, इनके पैसे कहां से कौन देगा। मतलब वो पैसे उसको, देखिए, बीजेपी तो उसको अब अपना कोई लॉयर वॉयर बनाएगी नहीं, जो है ममता बनर्जी है। और सारे मुकदमों में आपने देखा कि कल, मतलब लोग कहते हैं, मैंने एक आपके यहीं राजस्थान में एक वो गिर गया था, याद होगा, शायद गाय था या जंगली सुअर थे, वो कुएं में गिर गया। और जो पैंथर उसका पीछा कर रहा था, वो भी कुएं में गिर गया। बाद में लोगों ने देखा, रात भर वो एक साथ रहे, उन्होंने एक दूसरे पे हमला नहीं किया, खाट पे बैठ के ऊपर तक गए, वो भाग गए। याद है आपके यहाँ, आपको वो वीडियो याद आ रहा होगा। कल मैंने ऐसा देखा, परसों तो मुझे लगा कि कल्याण बनर्जी महुआ मोइत्रा एक साथ बैठ के आगे कार में। मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार। मतलब फिर मैंने खैर लिखा भी था, सम्मान और स्वाभिमान ये सब बातें जो है खेलने की होती हैं, खिलौने होते हैं जो कभी कभी काम आते हैं, बाकी तो अस्तित्व ही बचता है जिंदा उन लोगों को। महुआ मोइत्रा का लोगों को ये उम्मीद है, कांग्रेस उसको अभी ले नहीं रही है। दरअसल कांग्रेस इनमें से किसी को नहीं लेना चाहती। कांग्रेस चाहती है कि वोट आ जाए, बाकी तो हमारे पास है ही है लोग। कांग्रेस को मालूम है ये डील कांग्रेस की, अब तक एक तो मैं उस समय भी कह रहा था कि बहुत मुश्किल होगा कि वो ये इतनी एरोगेंट जो महिला है, ये लास्ट तक ये मानने से इनकार कर दे। ये भी देवानंद की तरह मानेगी नहीं, चाहे फिल्में सारी पिट जाए, चाहे घर में पैसा ना बचे अगली फिल्म बनाने का, लेकिन वो रहेगा हीरो, वही बनेगा। अपना बेटा सुनील आनंद को वो कहेगा तुम एक्स्ट्रा का रोल करो। तो जब तक ममता बनर्जी रहेगी तब तक वो अभिषेक बनर्जी एक्स्ट्रा का रोल करता रहेगा, लेकिन रहेगी ममता बनर्जी हीरो। तो वो कभी नहीं चाहेगी कि पार्टी को मर्ज कर ले, मुझे नहीं लगता। लेकिन एक बड़ी बात जरूर दिखती है कि महुआ मोइत्रा कांग्रेस के लिए बहुत दिन से, और आजकल तो खैर उसने राजनाथ सिंह जी के लिए जो ट्वीट किया है, कि मुझे लगता है राजनाथ सिंह उसकी निंदा भी नहीं कर पा रहे ट्वीट की। वो ट्वीट ही उनको इस तरह से, वरना राजनाथ सिंह जी की एक महारत तो है, उन्होंने बाकी कुछ सीखा ना सीखा हो, लेकिन निंदा करनी कड़ी बहुत निंदा अच्छी। करते हैं, कड़ी हाँ, निंदा। तो वो नहीं कर पाए। वो ट्वीट को उन्होंने रिसीव किया कि भाई बहुत बढ़िया, उसने कहा है कि रक्षा मंत्री के तौर पर। तो महुआ मोइत्रा भी इधर उधर हाथ मार रही है।
सर ये सिर्फ आखिर में आप देखेंगे इस पार्टी में एक ही आदमी बचेगा सांसद के तौर पे, वो अभिषेक बनर्जी है लोकसभा का। कल्याण बनर्जी सबसे पहले भागेगा। कीर्ति आजाद जो इतने दिन से टीवी चैनलों पे बैठ के इंटरव्यू देके सबको माँ बहन की गालियां दे चुका, वो संजय राउत की गति को, अधोगति को प्राप्त नहीं होगा। वो जो है क्या करेगा, वो चुपचाप, देखिए उसको टिकट कोई देना नहीं। अब शत्रुघ्न सिन्हा भी इसीलिए डील नहीं कर रहा क्योंकि आगे उसका कोई कैरियर नहीं है वहां, पैसे इसमें कुछ ही को मिलने नहीं। जो लोग सोच रहे थे कि जो इस तरह के आपके जो दोस्त नहीं रहे, लेकिन वो वानखेड़े टाइप जो आदमी है जिसको लगता है कि 50 करोड़ रुपया दिया जाएगा, फला दिया जा रहा है। एक वो मूर्खों की तरह वो गाना गा रहा था संजय राउत कि 15 करोड़ रुपया दिया गया, 50 देना है। अरे यार कौन पैसे देगा? अंडे से और जूते से बच के वो आ रहे हैं। वो कह रहे किसी तरह हमें कोई सीधा जेल मत भेजो, इसके लिए वो आ रहे हैं। वो जान बचाना चाह रहे हैं, इसको लग रहा कि पैसे दिए जाएंगे। लेकिन इसीलिए शत्रुघ्न सिन्हा के राह में बस यही आड़ा है, उसको मालूम है उसको कुछ मिलना नहीं है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि ठीक है जब पैसा मिलेगा मैं भी चल दूंगा, अभी पैसा नहीं दे रहे कोई बात नहीं, मैं तो जाता नहीं। देखिए एक बात बताइए, अच्छा आपको क्या लगता है कि कीर्ति आजाद जो दिल्ली में यहाँ नहीं आया वो अपने विधान उसमें जाएगा लोकसभा में? आप बताइए। शत्रुघ्न सिन्हा जो चुनाव के अलावा, रजिस्ट्रेशन के अलावा नहीं गया कभी, आपको लगता है जाएगा वहां? क्यों तो इसीलिए उनको वो पड़े हुए, वो तो ये सोच रहे 5-10 चलते भागते भूत की लंगोटी सही, हमारे एक ही कहावत है। वो सोच रहे कुछ मिल जाए इसमें भी कुछ मिल जाए। दोनों दिल्ली में रहते हैं, दोनों का कोई लेना देना नहीं। जितना बंगाली उनको आती है इतनी उससे ज्यादा आपको आती है। जितना वो बंगाल को जानते हैं उससे 10 गुना 100 गुना आप जानते हैं। बल्कि अगर ममता बनर्जी आपको भेज देती राज्यसभा सर तो मेरा भी एक वोट उसको देता है कि चलो भाई ठीक है ममता बनर्जी जी संजय जी को भेज दो जी। तो बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है। अब ये बताया था कि अब उत्तर प्रदेश में माहौल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? समाजवादी पार्टी टूट रही है कि नहीं टूट रही है? देखिए कई बार क्या करता हूं मैं, देखता और हूं जब मुझे लगता है कि शिवसेना तो टूट गई बड़ी आसानी से। खैर उसको तो मान सकते हैं कि भाई वो कभी भी टूट सकती है। जिनके पास संजय रावत है उनको फिर और क्या चाहिए? दरअसल सर मैंने देखा जिस दिन भी मुझे मजाक मतलब सुबह मूड फ्रेश करना होता है, मैं आपका सुबह का वीडियो जरूर देखता हूं जिसमें आप जो है रोस्ट करने में ज्यादा यकीन करते हैं। और जब आपने कहा ये टूटेगी समाजवादी पार्टी तो मैं समझ गया कि आज आप रोस्ट करने के मूड में है लोगों को। देखिए वहां पार्टी वार्टी नहीं टूटेगी, वो तो नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि चाचा भतीजों की कहानियां वो सारी रिकॉल वैल्यू लानी है इस वक्त कोई बड़ी चीज नहीं है। देखिए उनको मालूम है कि अच्छा एक बात बताइए वो टूट के जाएंगे कहाँ? वो बीजेपी में आएंगे, उनको टिकट भी मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर जो इमरान मसूद और ये सब टूटेंगे तो कहाँ जाएंगे? रुचि वीरा को लेके कहानी है, उसको वैसे ही टिकट नहीं मिलना सर। देखिए इस बार रुचि वीरा को चूंकि अगर वो लास्ट मोमेंट तक उसने अपना बदला नहीं है, क्योंकि पार्टी में उसको आजम खान का स्टैंप माना जाता है सिर्फ। ठीक है साहब, वो वहां आजम खान के ऊँट की उसकी वजह से उनको वोट में टिकट मिला, मतलब वहां टिकट मिला। अब उनको वहां की जो समाजवादी पार्टी की इकाई है वो बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि ना उनके पास अब उम्मीद बची आजम के पास। देखिए सर जो राजनीति में लोग काम करते हैं उनके पास एक शब्द होता है, वो नंगे पैर जरूर घूमता है, चना जरूर मांग के खाता है, लेकिन उसकी आंख में उम्मीद होती है। जिन नेताओं की उम्मीदें बंद हो जाती है उनकी हालत ममता बनर्जी होती है कि ममता बनर्जी घर के सामने के मंदिर में जाती है और कोई महिला उसको नमस्कार नहीं करती, कोई दुकानदार उसको उठ के खड़ा नहीं होता है। वो जो है कुत्ता, आवारा कुत्ता उसके सामने से वो झाड़ू लगा रहा है, वो उसको नमस्ते नहीं कर रहा था। वो मंदिर का मैं वीडियो कई बार देखता हूं सर। मैं ये देखता हूं कि ये भेजते रहना चाहिए नेताओं को कि ये देखो, आपको समझ में आना चाहिए। कुत्ता, आवारा कुत्ते को भगाने वाला कोई नहीं था। सुरक्षा बल, सुरक्षा कर्मी ने भी कोई जहमत मोल नहीं ली और वो कह रही है दरवाजा खोलो, ये दरवाजा खोलो। उन्होंने कहा कि उनको डर था कि कहीं यार ये महिलाएं चप्पल जूते, चप्पल तो बाहर है, थप्पड़ ही ना बजा दें इसको। उससे इतनी नाराजगी है। तो उसी तरह की हाल यहाँ देखिए जो सीटों पर जीते हुए हमको देखना पड़ेगा। ज्यादातर मैंने देखा वो पूरा उनके जो जीतने वाले कितने हैं, मुस्लिम वोट कितने, उसमें मुस्लिम सांसद कितने हैं, फिर ओबीसी कितने हैं, अपर कास्ट कितने हैं। जो टूटने वाले लोगों की गुंजाइश हो सकती थी वो उसमें नहीं है।
वो खेल ओम प्रकाश राजभर, बहुत पुराना जो है उनका खेल है। ओम प्रकाश राजभर और केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव, ये एक ट्रायंगल है जिसमें आप हर रोज अपने, जब भी आपको मूड, कभी आपका लग रहा है कि अभी यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो उस वक्त आप इन तीनों के बयान इकट्ठा करके देखें, एक ट्रायंगल बनता है जो एक दूसरे की पूछ जो खेलते रहते हैं। वो जो पोशंपा भाई पोशंपा, साथियों ने घड़ी चुराई टाइप वाला खेल वो खेलते रहते हैं एक दूसरे के साथ। वो पीछे कोई रख देता है और उसके बाद वो मानना शुरू कर देता है, क्योंकि आप ये बताइए वो ओपनली देगा, राम गोपाल यादव ओपनली देगा, राम गोपाल यादव लिस्ट भी देगा तो इसलिए देगा। देखिए, राम गोपाल यादव बहुत ज्यादा अखिलेश के वो नहीं थे कि भाई वो बहुत अखिलेश के करीबी रहे हों या अखिलेश का बहुत खैर ख्वाह रहे हों, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसलिए कह पा रहा हूं, मैं इस चीज को नहीं कहूंगा क्योंकि हम लोग पत्रकारिता में बिलो द बेल्ट नहीं करते हैं और मैंने मेरी जिंदगी में कभी नहीं किया, लेकिन आप ये समझ लीजिए इतना ही बहुत। उसके बाद दूसरी चीज पे जाते हैं, शिवपाल। नहीं, लेकिन राम गोपाल यादव जो है वो मुलायम सिंह के चचेरे भाई हैं। हाँ सगे बिल्कुल। भाई तो है नहीं, सगे भाई तो नहीं बिल्कुल। शिवपाल है, हाँ सगे भाई शिवपाल है। जी। तो चचेरे भाई ने हाँ, अपने क्या बोलते हैं चचेरे भतीजे को बरगला के अपने चचेरे भाई की बैंड बजवा दी। और हाँ अब जो क्या बोलते हैं अपने चचेरे चाचा को, जो नेता है, जो अब नेता है, तो वो नेता जो है वो अपने चचेरे चाचा को भाव नहीं दे रहा, ऐसा है क्या? जब हाँ। चचेरे चाचा को भाव नहीं दे रहा तो वो जो डबल चचेरा भाई है अक्षय यादव, उसको क्या भाव दे रहा होगा? नहीं वो इससे हो देखिए सकता है। इस समय ये तो उसी समय हो गया था, ये पिछले चुनाव के वक्त में ही लास्ट में ये स्थिति आ गई थी, जो चुनाव हारे थे ये लोग 2022 का। उस वक्त फिर उसके बाद अखिलेश यादव ने इन फैसलों में उनकी दोनों की हिस्सेदारी बिल्कुल ही खत्म कर रखी थी। दूसरे के साथ तो सीधा ही चल रहा था, लेकिन अपने लिए इसकी हिस्सेदारी खत्म कर दी गई। बहुत कुछ उनके साथ नहीं था उस वक्त। रामगोपाल की बहुत ज्यादा नहीं सुनी गई, ना टिकटों में सुनी गई, ना किसी में सुनी गई। आपको मालूम होगा फिर आखिर में, चूंकि देखिए रामगोपाल यादव कभी भी जमीन का नेता नहीं, कभी भी। वो अंग्रेजी बोलने वाला यादव था। आ, मतलब उसको मुलायम सिंह मानते थे, बस ये मानिए। मुलायम सिंह चूंकि एक मुलायम सिंह जो इसलिए हिंदू, मानते थे कि वो थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल लेता था, तो मुलायम सिंह ये मानते थे कि अंग्रेजी बोलने वाला अकेला यादव जो है उनकी बिरादरी में वो वही है, तो इसलिए उसको नहीं थोड़ा सा भाव दिया नहीं, जाना मतलब चाहिए। मुलायम सिंह यादव में मतलब परिवार को लेके रहा है, ये तो कहना पड़ेगा। उनकी परिवार की वैल्यूज आप ये कहिए, मतलब अपने लिए लूट के हम लोग सब कुछ भी करें, लेकिन आपस में जरूर उनका ये रहा है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं कई बार हम लोग रहे ना, मुलायम सिंह यादव जब हम लोग समाजवादी पार्टी कवर किया करते थे, और मुलायम सिंह यादव जी के कमरे में कई बार लोग जब बाहर खड़े खड़े बहुत देर हो जाती थी तो उनको भिजवाया जाता था महीने में एक आध बार कि साहब वो बहुत देर होगी बाहर खड़े हैं, तो वो बुला लिया करते थे मुलायम सिंह यादव और अंदर सारे पत्रकारों को, और एक बात बड़ी तारीफ किया करते थे राम गोपाल यादव की। देखो, नकल नहीं करने देता है, उसके स्कूल में नकल नहीं होती है, स्टूडेंट भाग जाते हैं उसके आधे हो जाते हैं। हाँ ये बोले थे एक बार कि 50% रह जाते हैं स्टूडेंट। हमने कहा सर क्यों रह जाते हैं? क्या नकल नहीं करने देता? जबकि मैंने आपको पिछले शो में बताया था कि उनके स्कूल का विद्यार्थी कैसा था वो नाम नहीं पढ़ पाया था तो ये उनको लगता था कि भाई ये ठीक है पढ़ा लिखा भाई है, तो इसीलिए, और वो निभाना वो दोनों करना जानते थे। खैर भाई राजनीति का पढ़े था। लिखे तो मुलायम सिंह भी थे, वो भी तो हाँ टीचर ही थे। टीचर थे भाई, जैन इंटर कॉलेज में पढ़ाते थे, हम्म। उसी में पढ़े उसी में पढ़ाते थे, और आज उसी में दूसरा कोई भी आदमी आज तक वहां दूसरी पार्टी अपना एजेंट नहीं बना पाती है आज भी मैं पिछली बार खड़ा रहा वहां करीबन पिछले चुनाव में मैं वहीं गया हुआ था, विधानसभा चुनाव में जिस दिन वो जिस राउंड में वो थी, तो मैंने उसी स्कूल के बाहर ही अपना वो लगा लिया था, जैन जैन डिग्री कॉलेज, वो जैन इंटर कॉलेज है। और वहां तो मैंने देखा वहां जो दूसरी, मैंने कहा भाई तुम ये बस्ता कहने साहब बस्ते सबके हैं लेकिन हम मुलायम सिंह जी के हैं तो मैंने कहा ये कौन सी कहानी है? ये बात उनको बताओ जो दिल्ली में बैठ के जो एसआईआर की कहानी सुना रहे हैं, उनको कुछ मालूम नहीं होता
कि वो क्या होता है चुनाव के वक्त। तो मतलब ये एक बड़ा रिफाइंड तो बंगाल मॉडल। हाँ, तो सर उत्तर प्रदेश में जो है कोई टूट नहीं है, और इस समय टूट की कोई वो भी नहीं है। लास्ट मोमेंट पे एक दो लोग भागे भागे, ये देखिए दरअसल लड़ाई ये बाबा के चेहरे पे लड़ी जाने वाली लड़ाई है। और इस लड़ाई में मुझे नहीं लगता, अगर कोई बड़ी गलती नहीं करता सेंटर, मैं फिर कह रहा हूं सर, अगर सेंटर कोई बड़ी गलती नहीं करता, तो जब हम आज की डेट में बात कर रहे हैं, बाबा बहुत सॉलिड पोजीशन पे खड़ा है। मैं तो बल्कि ये देख रहा था अयोध्या में, जब मैं लोगों से बात कर रहा था, तो उन्होंने इतनी बड़ी घटना के बाद भी सर, जानते हैं, लोगों ने ये कहा कि हमको योगी पर यकीन है। मैं हैरान था, मतलब वो बहुत नाराज, गाली देता हुआ आदमी, लेकिन उसने कहा कि नहीं, हमको योगी पे तो यकीन है, 15 दिन तो हम इंतजार करेंगे सर हमारे साथ। मैंने कहा इसका वोट पे फर्क पड़ेगा? उसने कहा कि वोट का इससे कोई लेना देना नहीं, ये ये बात तो तो सही है। आस्था। हाँ, कह रहे, वोट से इसका कोई लेना हाँ देना नहीं है, हाँ, इसमें मैंने जो कहा कि है जो वो लोग कह रहे हैं लेना ये देना चंदा, चंपत राय का है, और चंपत राय जो हाँ है वो हाँ, वोट में मैटर करते नहीं है। वो भाई, वो उससे पहले वोट से भी ज्यादा बड़ी चीज ये है कि चंपत राय भाई साहब जो हो गए थे ना, भाई साहब, तो भाई साहब को ऐसे ही जाना था भाई। कई बार वो क्या कहते हैं ना सर, यस अपयस हानि लाभ जीवन मरण सब कुछ विधि हाथ, तो आपने, हाँ, है ना सर। हानि लाभ जीवन मरण, यश हाँ अपयश विधि हाँ हाथ। हाँ, तो मैं यही कह रहा, बस इसको मैं और ऐसे ही इसका देखता हूँ, क्योंकि मैंने इसका मैंने तो प्रसंग ये अयोध्या, कहते, ये कहने वाला कौन है? ये कहने वाले हाँ वशिष्ठ जी हैं। हाँ हाँ, तो मतलब आप सोचिए कि उन्होंने सुना कितनी हो अद्भुत भरत, बात की। सुना हो हाँ, भरत भावी प्रबल, भाभी बिलखि प्रबला, कहे वो मुनिनाथ, हाँ हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। हाँ, तो मैं यही दरअसल, इसीलिए तो इसीलिए कोई उससे यहाँ डिवीजन से कोई फर्क नहीं पड़ना है, ना ही उससे कोई फर्क। आप बताइए कितने दिन बचने हैं, अभी चुनाव के हैं, ऐसे चुनाव से बीजेपी यहाँ कोई भी चीज ऐसी नहीं करना चाहती। अभी अभी तो ऐसा लग रहा है कि जो खामखा की चीजों में उसका अपनी एनर्जी जाया हो, ये सब चीजें, और इनमें से ज्यादातर को लेके कोई एक वोट ला पाएगा। अच्छा आप ये बताइए, इनमें से कौन सा आदमी आएगा और वो अपने साथ मुस्लिम वोट ले आएगा, या अपने साथ वो यादव वोट ले आएगा? कोई भी नहीं है। मुलायम देखिए, मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव मुस्लिम और यादव वोट के आज की डेट में सोल प्रोपराइटर हैं उत्तर प्रदेश में। जिसको इनकी शाखा बहन जी, खोलनी हो वो बहन जी इनसे, कुछ कर पाएंगी? बहन जी अगर अपने वोट को कंट्रोल कर पाई, जो 9 पे आ गया था, अगर लोकसभा में देखें, विधानसभा में भी वो 12-13% है, अगर वो 12-13% रोक पाई, तो बहन जी का इससे बड़ा योगदान इस पूरे चुनाव में आने वाले में कुछ नहीं। नहीं, लेकिन वो पीडीए वाला जितना भी है, वो पीडीए में आजकल जो ओम प्रकाश राजभर जी लगे हुए हैं बैंड बजाने में अखिलेश यादव की, और अखिलेश यादव जो है उस पर रिएक्ट भी करते हैं, तो फिर और भी मजा मैंने आता है ओम प्रकाश मैंने आपको राजभर कहा को। ना कि मैंने आपको कहा कि वो जानबूझ के छेड़ते हैं उसको, क्या नाम, केशव प्रसाद मौर्य को रोज। आपने देखा होगा केशव प्रसाद मौर्य रोज वापस पलट के बोलता है ना, फिर वो उधर ओम प्रकाश राजभर बोलेगा, फिर वहां से शुरू होगा। ये मुझे लगता है एक मनोरंजन भी हो जाता है। ये जब से सोशल मीडिया आया है, हमारे नेता भी काफी जो है, मानना पड़ेगा कि काफी नेता जो है, मतलब उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कुछ ज्यादा ही डेवलप हो गया है, लोग लगे रहते हैं जी। मतलब मैं तो ऐसे ही देखता हूँ सर, मैं तो जनरल आदमी की तरह इन सारे घटनाक्रम को देखता हूँ। उत्तर प्रदेश के चुनाव की मुझे तो प्रोसेस ये शुरू, लगता है कि अगर कोई खतरा हुआ तो हमारे श्री श्री अखिलेश यादव जी को क्या परेशानी होगी? वो कहेंगे कि साहब हम ही आपकी सपोर्ट कर देते हैं, महिला भाई वो आरक्षण। तो इसमें कह रहे ना, इस वाले में, परिसीमन वाले में उनकी तरफ से कोई बाधा नहीं दिख रही है अभी, कोई चीज उनकी दिख नहीं रही है सर, उनको कोई लेना देना नहीं है। तो एक ही को दिख रही है, और राहुल गांधी को दिख रही है, और राहुल गांधी बस, थोड़ा परेशान और है, देखिए बाकी तो राहुल किसी को गांधी कोई को प्रॉब्लम लेके नहीं है। अखिलेश यादव के विचार बहुत ही सधे हुए हैं, बहुत सारे हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि इसको, ये हमारे ही वोट खाएगा। उनको मालूम है कि अगर मैं राहुल गांधी को मजबूती देता हूं तो मैं गायब हो जाऊंगा। आपको याद होगा सबसे बढ़िया टिप्पणी चाचा की ही है, जो मैं आपको याद दिला देता हूं कि
उसका जो राहुल गांधी की हैसियत हमारे समाजवादी पार्टी के एक जिला अध्यक्ष से भी कम है। आपको याद होगा वो बाइट, मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ। याद है ना? तो ऐसा तो है नहीं कि सर सब बातें हवा में चली जाती हैं, बातें होती हैं, समय का इंतजार किया जाता है कि कब उनको दोहराना है। तो इसीलिए दोनों तरफ से खेल जारी है। देखिए उत्तर प्रदेश में दो ही चेहरे लड़ रहे हैं, इसमें और तीसरा कोई है नहीं, किसी का कोई लेना देना नहीं। वो है अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ। और इसमें योगी आदित्यनाथ जातियों का बैरियर तोड़ रहे हैं, इसलिए बहुत आगे हैं। अखिलेश यादव की दिक्कत यह है कि वो मुस्लिम और जाटव, वो जो यादव वोट बैंक के बाहर, उनको इस बार भी कुछ ढूंढना पड़ेगा। पिछली बार जो उन्होंने जो उनको वोट मिला वो अकेला उनका वोट नहीं था, वो जो 400 वोट पार के पीछे जिस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, और उत्तर प्रदेश में तो जिस तरह से ये योगी के सॉलिड वोट बैंक के दिमाग में ये भर दिया, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि वो योगी को हटाया जा रहा है या योगी को हटाया जा सकता है। इस घटना ने उन लोगों को मुझे लगता है कि ज्यादा बिल्कुल उनको यही कमजोर किया है। असलियत यही है, बाकी लोग जो हैं वो तरह तरह के इंटरप्रिटेशन कुछ वो भी तो करते हैं। सर कुछ भी बोलते हैं। आपने देखा होगा आपके दोस्त विनोद अग्निहोत्री रोज ही कुछ ना कुछ नई कहानी लेके आ जाता है बेचारा। रोज पिटाई होती है, हार जाता है, फिर भी आता है। देखो आप देखिए कभी भी आप देखो वो जो हाउस द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, नीरजा चौधरी इतनी अच्छी किताब लिखती है, लेकिन आइडिया वो जब स्क्रीन पे आके राहुल गांधी को बहादुर साबित करती है तो क्या क्या आइडिया लाती है, तो फिर हर बार नया ले जाओ। और सबसे प्रेमी तो हमारे है, वो आजकल दिख नहीं रहे सर, वो पता नहीं काकरोच इस बार नहीं बने, पिछली बार तो बने थे। वो क्या नाम, अपने योगेंद्र यादव, इस बार उन्होंने काकरोचों से भी किनारा कर लिया। मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर ये चला गया, कॉकरोच की नई डिमांड आ गई ना अब, इसलिए योगेंद्र यादव हट गए, क्योंकि अब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। कॉकरोच कह रहे हैं कि हमको गे प्राइम मिनिस्टर चाहिए। वो तो जो है वो उज्जवल सिंह, मैं तो आज ट्वीट करते करते रुक गया। हमने कहा यार पता नहीं क्या लोग मान लेंगे, वरना वो इस पूरे कांकरोच आंदोलन की, इस देश को एक नए नेता की खोज जो पूरी होनी थी, वो अभिषेक दीपके में नहीं, वो उज्जवल सिंह में पूरी हुई है। वो उज्जवल है उस बच्चे का नाम। वो जो है, और मुझे कई बार तो लगता है वो बहुत समझदारी की बात कर रहा है इससे, अभिषेक दीपके से। तो और अब उनको टुकड़े भी चाहिए भारत के, और गे प्राइम मिनिस्टर भी चाहिए, तो पता नहीं क्या भाई वो उनका उद्देश्य क्या है। तो LGBTQ वाले ज्यादा लग रहे हैं, हाँ सारे वही टुकड़े है। वाले ज्यादा लग रहे हैं। स्टेज पे डांस हो रहा था, स्टेज पे वो बाकायदा मांग कर रहे थे, लिंग हमारा क्यों तुम्हारा, मतलब तुम्हारा, मतलब इस तरह के नारे लगा रहे थे। मैंने कहा यार ये क्या क्या कह रहे भाई, ठीक है भाई आप कर लो जो भी करना, लेकिन इसको इस पे जाके मंच पे क्या कह रहे हो। ये तो बेचारा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आया, मांगने दो। तो वो उसके बाद और उसका बहुत इंटरव्यू चल रहा, आप नहीं देख रहे, उसको बाहर से बुला बुला के इंटरव्यू दिए जा रहे, बाहर से दूसरे चैनल्स, वो सारे उसका रोज एक इंटरव्यू हो रहा है उसका। और वो भी जोश जोश में आके कह रहा मेरे घर वालों ने मुझसे कह दिया अब तू हमारे घर नहीं आना। फिर पता नहीं क्या कह रहा था, फिर कह रहा था कि मुझे रेप की धमकी आ रही है, मुझे कत्ल करने की धमकी आ रही है। हमने कहा यार पूरा देश तुझे ही देखने में लग गया बस, अब और के बाद देश के पास कोई काम नहीं रह गया। बंगाल भी छोड़ दिया, बिहार भी छोड़ दिया, सब तेरे पास ही है। तो वो जो है ये एक नया काकरोच जो है, काकरोच आंदोलन की, जो आंदोलनों की एक जो कहते हैं कि प्रसव होता है आंदोलनों के, वो उसमें जो है यही एक निकल आए हैं। इसके नेता जो है इस आंदोलन के, केजरीवाल जी की तरह एक नए आंदोलन में अभिषेक दीपके नहीं बने हैं, कुछ दिन के लिए उज्जवल सिंह बने हैं। लेकिन राहुल गांधी क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं इसको? राहुल गांधी अलग से कोटा में अपनी जैमबरी लगा रहे हैं। अच्छा एक बात देखिए कितना शार्प हो चुका है ये राहुल गांधी के आसपास के जो पत्रकारों का गैंग है। क्योंकि राहुल गांधी लीडर बने रहते, अच्छे रहते जो लोगों से संपर्क करते। राहुल गांधी चूंकि पत्रकारों से समझते हैं, और उस पत्रकार से समझते हैं जो सुबह ये कह रहा था कि साहब VD सतीशन का तो नाम ही छोड़ दीजिए, वो तो रेस में ही नहीं है। उसको तो राहुल गांधी ने डांट दिया। मैं भी सुन रहा था कि भाई यार ये बहुत अंदर तक धंसा हुआ है, इसकी बात सुननी चाहिए भाई। फिर पता चला 4 घंटे बाद VD सतीशन ही मुख्यमंत्री बन गया। हमने कहा यार ये तो इसको तो आदेश रावल तो नहीं थे। आप जो है
जब आप थिंक टैंक का नाम ऐसे सबके सामने खोल देंगे तो राहुल जी की कोई चीज ही नहीं बचेगी। मतलब आप उनकी मतलब आप राहुल जी के सबसे मारक हथियार के बारे में इतनी आसानी से बोल देंगे, मुझे मुझे शक था। मतलब गजब है वो। मतलब आप सोच के देखिए कि यार कैसे कंक्लूसिवली बोल, इतना कौन बोलता है रिपोर्टर, और हर एक बार गलत साबित होते हो यार। थोड़ी बहुत देर बार हम लोगों बीच से भी गलती बीच में तो उसका सुना कि कांग्रेस में है। ऑफिस में एंट्री रोक दी गई थी। नहीं वो तो जैसे आपने देखा नहीं है कि उसने फोटो, मतलब गजब राजनीति चल रही है सर। वैसे इस राजनीति पे गंभीर नहीं हुआ जा सकता। अगर गंभीर होने की कोशिश करेगा कोई तो वो वैसे ही बेचारा वो कर लेगा, अपना परेशानियों में आत्महत्या कर लेगा। ये सोचिए आप कि उसको आइडिया देने वाले में फिर एक वो जो उसको राज्यसभा सांसद बना दिया, तो दूसरी जो महिला रह गई सुप्रिया सुने, वो अपने आप ही एआई से फोटो डाल लेती है बर्थडे के। मतलब आप ये बताइए, आप कैसे कहेंगे कि ये कैसे कल एक केरला कांग्रेस की तरफ से किसी ने पोस्ट किया था कि साहब के लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। सॉरी, लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। अच्छा। ये तो मतलब गजब तरीके से चल रहा है। मैं यही कह रहा हूं कि आप ये सोचिए कि जिस आदमी को आप प्रधानमंत्री, और अब हर कोई उसको प्रधानमंत्री कह रहा। मैंने तो देख के हैरान हो गया कि उसको क्या ममता क्या। जी हट गई ना रास्ते से। हाँ, अबे ममता जी के रास्ते से हटने के बाद में उसका मार्ग प्रशस्त हो गया है। हाँ, अब तो वो वही अकेला है प्रधानमंत्री, बाकी कोई नहीं। स्टालिन तो कभी थे ही नहीं रेस में, और ममता जी रास्ते से हट गई, तो अब कौन रहेगा? मेरे ख्याल से हेमंत सोरेन बचे खाली। दरअसल अब श्रीकांत वर्मा हेमंत सोरेन ने भी उनको गच्चा दे अंगूठा दिया। दिखा दिया, गच्चा दे दिया। सब दरअसल लोग जो है वो ब्लेम कर रहे हैं कि साहब की वो इसने माले वाले ने गड़बड़ कर दी, इसने गड़बड़ कर दी। ये कोई नहीं पूछ रहा कि यार ये जो जेएमएम वाले हैं इन्होंने 28 की जगह 30 वोट क्यों डलवा लिए? हाँ, वो दरअसल उसकी तरफ उंगली उठाने की हिम्मत भी नहीं रह गई। अब भाई गड़बड़ तो वहीं से हुई जब उन्होंने अपने 30 वोट डलवा लिए, तो आपके 28 में से 2 पहले ही कम हो गए, 26 हो गए। आपको वैसे ही हारना था। फिर 3 रिजेक्ट हो गए, 23 हो गए। बाकी और 4 कौन है उसको तलाशो। तुम्हारे कांग्रेसी खुद होंगे उसमें। ये दरअसल कहानी उसकी जो दिक्कत आ रही है, मैं एग्जैक्ट शब्द तो नहीं है लेकिन मुझे याद आ रहा है कि बड़ा इंटरेस्टिंग एक कविता है श्रीकांत वर्मा की सर की, अपनी पत्नी को रिझाने के लिए क्या लूं फिर से मैं तमंचा लेकर अपने बेड पर अवतार। तो वो जो है वो एक इस तरह की कविता है उनकी कि वो अपनी पत्नी को रिझाने के लिए तमंचा लेके नया अवतार लेना चाहता है बेड पे। इस तरह से ये रोज नए नए प्रधानमंत्री के अवतार, अब परशुराम अवतार हो गया। अब वो किसको रिझाना बताइए आप, और आप कह रहे हो कि प्रधानमंत्री बना दो। अभी वो परशुराम बन के अभी कल दूध चढ़ा है, सब चीजें हुई हैं, इसके बाद फिर आपको कह रहे। वो तो गजब का वीडियो था। और आपको याद होगा जिस भी का उसके प्रवक्ता से पूछा गया तो वो एकदम गाली देने लगता है, कह रहा कि आप किसी के बाबा के बारे में कैसे बता सकते हो कि कौन है। अबे यार ये कौन है, ये क्या किस पे लांछन लगा रहे हो तुम? अरे सबके बाप दादा का पता है, नाम लिखा रहता है रजिस्टर में, वही होते हैं यार। और तो क्या? उसके लिए बाकी आपको किसी मुसलमान से पूछ लो, अपना शजरा ठीक प्रॉफिट मोहम्मद से निकाल के लाएगा। हाँ, हमारे जितने सैयद भाई लोग हैं उस सबका शजरा जो है वो वहीं से चलता है। या तो प्रॉफिट मोहम्मद से चलेगा या फिर जो रशीद उन खलीफा है उनसे चलेगा। वो पूछ तो लो आप सारे। हमारे जावेद हाँ हाँ, चीचा से। जावेद चीचा नहीं जो है लेकिन आपको मालूम नहीं है शायद, जावेद चचा का तो छोड़ दीजिए, कैसे कैसे पत्रकार भी हुए। लल्लन टाप का एक आदमी, वो जो अब छोड़ गया, वो आदमी एक दिन मुजफ्फरनगर में जाता है, पुरकाजी में एक साहब है, वो है परिवार में जानता हूँ और बहुत अच्छे से उन लोगों को, कि साहब इनके पास भगवान राम से अब तक का सिजरा है, और वो उसको ऐसे देख रहा है जैसे मतलब ये
कोई मतलब गवर्नमेंट ने ऑफ इंडिया ने खुद बैठ के लिखवाया हो, भगवान राम उस समय बोल रहे थे, ये लिखे जा रहे थे और वो बता रहे वो बनाया हुआ सिजरा। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ा कि वो रिपोर्टर क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, लेकिन मैं उसकी गंभीरता पे बहुत ही मतलब वारी जा रहा था, जैसे नहीं कहते वार फेर करते हैं, उस तरह वार फेर करने का मन हो रहा था कि ये आदमी इस मूर्खता को भी कैसे ध्यान से मतलब, और वो सबको दिखाते हैं, सारे चैनलों को दिखाया जाता है। वो कहले साहब ये भगवान राम से इनका परिवार का सिजरा है। अबे हमने कहा भाई यार इतना तो आप जो है उनके सिजरों की कहानी ये थी लाइनें, मैं आपको बता देता हूं। एक दिन एक सुबह उठते ही लगता है मेरा विश्वास या छुटा जा रहा है मेरा प्रेम, क्या मैं ये सोचूंगा यदि मैंने उस पर शासन भी किया तो वह नहीं जाती, और क्या मैं फिर शासन के लिए एक शासक का चेहरा जिसे उसने किसी और से लिया था उधार जाकर उधार लाऊंगा, क्या मैं एक स्त्री के लिए नकली तमंचा लिए बिस्तर पर लूंगा अवतार। तो ये जो रोज नए अवतार प्रधानमंत्री पद के लिए लिए जा रहे हैं, कभी तमंचे हैं, कभी फरसा है और कभी केक है, वो सब चल रहा है, उससे मुझे लगता नहीं बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा। अब जो है हमारे ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी से गर्मी लानी आरंभ कर दी है, तो इसलिए हाँ अच्छी बात है, यूट्यूबर्स के लिए तो अच्छी ही बात है। हाँ सर, वरना तो बंगाल के बाद लोगों को लगता है कि बंगाल के हमारे बाद पास क्या खाली हो गए थे लोग। वो तो जो है, वैसे भी उत्तर प्रदेश का चुनाव दिलचस्प तो होने जा रहा सर, क्योंकि सवाल लोगों को वहां नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, और देखिए अच्छी बात यह है कि आपको अब हर जगह पे अखिलेश यादव भी इंटरव्यू देते हुए दिख रहे हैं। बाबा तो रोज रैली में बोलते ही हैं। मैंने अखिलेश यादव के कल 3-4 जगह पे अलग अलग जगह पर फ्रंट लाइन मैगजीन में 1-2 अलग अलग पे सब पे वो इंटरव्यू दे रहे हैं। तो यानी इलेक्शन की कहानी शुरू हो चुकी, सब अपने अपने दांव लगाने शुरू कर चुके, और दांव आखिर में जाके वही लगना है कि जातिगत समीकरण वो तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे, या जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको वो इंटैक्ट रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। इस बार मुझे लगता है कि पिछली बार तो वोट तो नहीं पड़ा था, लेकिन भीड़ आपने देखी थी ओवैसी की कहाँ थी। इस बार उसने पहले से बहराइच में जाके मटोर में जहाँ जो जगह है, हाँ आप तो उसको अच्छे से जानते होंगे, जिस विधानसभा का उसने अपने AIM के प्रदेश अध्यक्ष का नाम घोषित किया, क्योंकि उसी में वो महाराजा सुहेलदेव, जिसको महाराजा सुहेलदेव ने मारा था, गाजी सालार मसूद की मजार भी उसी में आती है। हाँ तो वो भी आती है। तो उसने इस बार मुझे लगता है कि वो शायद उर्स और मेला ही बंद करा दिया है। हाँ वो बंद कर दिया, उर्स भी मेला भी, जो लोग हैं उनके अपना आके चले जाइए अंदर। साहब ये तो गजब हो गया, ये क्या खबर आ गई, दिल बैठ गया मेरा। क्या? कोलकाता के सोहरावर्दी एवेन्यू को गोपाल मुखर्जी रोड यानी गोपाल पाठा के नाम पर चेंज कर दिया गया। अच्छा, ये तो वहीं उसी पार्क रोड के आसपास से जब गुजरते थे उसी के पीछे तो थी। उसी पीछे है ना वही। हाँ हाँ आप सही कह रहे हैं, मैं भी वही, मेरे सामने भी वही खुला हुआ था, लेकिन चूंकि शुभेंदु का लेटर है वो मैं देख नहीं रहा था, तो मुझे मैंने ध्यान नहीं दिया। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नोटिफिकेशन आ गया था। हाँ कोलकाता म्युनिसिपल नंबर भी दिया ऊपर NSO, डेट 20/6, ये 20 तारीख को कर दिया गया। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैड डिसाइडेड दैट द रोड नोन एज सोहरावर्दी एवेन्यू KMC एरिया विल बी नेम्ड एंड henceforth be known गोपाल मुखर्जी रोड। चलिए, गोपाल पाठा जी का भी इतने दिनों बाद 1946 के बाद अब याद किया गया उनको। हालांकि उनके परिवार के लोग ये बताने लगे थे कि नहीं वो तो हिंदू मुस्लिम एकता के थे, जब से वो TMC से उनको लग रहा था कुछ मिल जाएगा, तो उन्होंने भी ये शुरू कर दिया था लोगों को बहकाना, लेकिन उनको अब दुखी हो रहे होंगे। ये तो 3 cheers पर शुभेंदु मुखर्जी करना पड़ेगा साहब। ये बंदा तो बिल्कुल ही अनअपोलोजेटिक है। हाँ सर, इसके अंदर कुछ भी वो नहीं। आपने देखा होगा उस साधु को जाके सीधा, जिस साधु ने पुलिस के सामने वो किया था। अच्छा, मैं जब ये खबर कर रहा था आपको ये बताऊं,
जब मैं ये खबर कर रहा था वहां, तो मैंने ये रोड पे स्टोरी नहीं की। आपको पता क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे किसी ने कहा ये हुसैन सोहरावर्दी वाला नहीं है सर। तो मैंने कहा भाई कौन है फिर ये? उन्होंने कहा ये वो है जो वाइस चांसलर कोई था। तो मैं इसी कंफ्यूजन में छोड़ के आ गया था, वरना ये अभी इसी बार की बात कर रहा हूं, क्योंकि उसके सामने तो लिखा हुआ नहीं था, उसका आगे जाके शायद कहीं लिखा हो तो मुझे मालूम नहीं ये, लेकिन सोहरावर्दी सभी जानते हैं एक ही था, बाकी तो सब नहीं नहीं, ये बयान तो और था ही, कुछ लेकिन है। उसी ने बताया दो, एक वाइस चांसलर भी रहा है। अब सोहरावर्दी तो आपको पता है कि वो तो तरीका है सूफियों का एक। हाँ, सूफियों के जो सिलसिला। 4 बड़े तरीके हैं उसमें हाँ, से एक सोहरावर्दी है। सोहरावर्दी है जी। सोहरावर्दी हमारे, बाकी जो हमारे वाले जो हैं सारे वो औरंगजेब के नक्शबंदी तरीके पे चलते हैं। हाँ, नक्शबंदी है, हम्म, चिश्तिया, नक्शबंदी, सोहरावर्दी और और कादरी, कादरी। हाँ, कादरी। यही 4 हैं। तो आइए चर्चा को अब यहीं पे विराम देते हैं, गोपाल पाठक को नमन करते हुए। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और धीरेन्द्र जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।